जी मेरी मदद करो। तो क्या करूं? जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। ये है मैडम आपका जो क्वेश्चन है, उसका आंसर ये है कि क्वेश्चन आपका है कि जी सेशन कोड जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ठीक है, सेशन कोड डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ठीक है, और किन सिचुएशन में सेशन कोड जो है डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, यहाँ पे आप देखें तो वो क्लियर कह रहा है कि जी एक्सेप्ट इन केसेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन है, मैं इसको आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन है ना कि ये क्वेश्चन है कि सेशन कोड जो है वो कोई कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। ठीक है, सेशन कोड कोई कॉग्निजेंस डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता किसी भी केस की। ठीक है, किसी नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि वो कोई डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। हाँ, उसकी एक्सेप्शन क्या है? उसकी एक्सेप्शन है कि हाँ वो उन केसेस में ले सकता है जो कि उसको मजिस्ट्रेट ट्रांसफर करता है 190 सब सेक्शन 2 के तहत। 190 सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जब आपका चलान या वो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को आती है तो वो मजिस्ट्रेट खुद उसकी मतलब देखता है उसकी आपका मतलब देखता है कि जी मेरी जुरिसडिक्शन में नहीं बनता, जैसे 302 है तो वो 302 का चलान या कंप्लेंट जो है वो सेशन जज को रेफर कर देता है। ये वो ऐसे ले सकता है। ठीक है, अब ये तो जनरल रूल था। इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन दो एक्सेप्शन यहाँ पे आपको बता दी गई है। एक तो कहता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। अब इस कोड में कहता है कि ये अगर एक्सप्रेसली कहीं पे बताया गया है तो यहाँ पे एक्सप्रेसली आपका बताया गया है वन आपका जो है 476 में 476 में डायरेक्ट बताया गया कि जी आपको ये जो 195 की जो प्रोसीडिंग है, अगर कोई आपको फॉल्स एविडेंस आ जाती है 195 1C बी के तहत, या कोई आपका फॉल्स डॉक्यूमेंट पेश किया कहा जाता है, फोर्ज डॉक्यूमेंट आ जाता है, तो उसकी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है आपका सेशन जज। कैसे? आपका 476 के तहत। ठीक हो गया, एक ये है आपका आंसर। दूसरा वो कहता है कि आर बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, इसके तहत भी वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। वो आपका ये इसकी बेहतरीन एग्जांपल है आपका वो जो है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट, डिस्पोजेशन एक्ट है 2005 का, उसका सेक्शन 3 है, सेक्शन 3, उसमें भी वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, उसमें भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, ये दो उसकी एक्सेप्शन होगी। उसके अलावा वो कब ले सकता है? उसके अलावा आपका 499 पीपीसी, 499 पीपीसी जो डैमेजेस का कंप्लेंट है वो भी आपका डायरेक्ट सेशन जज के पास चलती है।
उसके अलावा 203 ए बी सी, ठीक है, जो आपकी कंप्लेंट होती है जिना की, वो जो कंप्लेंट होती है आपकी फॉर्निकेशन की, या एक तीसरा भी है कि इस तरह का है जो कि हदूद की कंप्लेंट होती है, वो भी डायरेक्ट सेशन जज के पास आती है। ठीक है, वो भी डायरेक्ट सेशन जज के पास आती है। उसके बाद एक आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट शेयर किया भी था, पेज मैं दोबारा आपको भेज देता हूँ, उसमें एक दो साइटेशन भी लिखी हुई हैं, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि वो जी बिल्कुल यही है कि डायरेक्ट कॉग्निजेंस वो नहीं ले सकता। हाँ, डायरेक्ट कॉग्निजेंस उस वक्त ले सकता है जब आप जो जैसे कंप्लेंट है 203 ए बी सी उसमें ले सकता है, या आपका जो है 104 से 76 में भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का सेक्शन 3 है, उसके तहत भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। या आपका 198 199 और 198 आपका CRPC, उसके तहत भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। उसके अलावा काज़फ ऑर्डिनेंस है, तो उसका सेक्शन 17 है। ठीक है, सेक्शन 17 काज़फ ऑर्डिनेंस, काज़फ ऑर्डिनेंस, उसके तहत भी वो सेशन जज डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगी सर 491 में भी ये जो हम इसको आपने जो क्वेश्चन बनाना है वो ऐसे बनाना है कि जनरल रूल आपने बताना है कि जनरल रूल यही है, जनरल रूल यही है। उसकी आगे आपने देनी है एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस, ये उसकी एक्सेप्शन होंगी, एक्सेप्शन 1, उसके बाद एक्सेप्शन आपकी 2, उसके बाद एक्सेप्शन आपकी 3, यहाँ पे आपकी 3rd एक्सेप्शन है, या आपकी यहाँ पे 4th एक्सेप्शन है, उसके बाद ये आपकी 5th एक्सेप्शन है, उसके बाद ये आपकी 6th एक्सेप्शन है। ये ऐसे अगर आप करके आती हैं, इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हैं, तो ये आपकी बेहतरीन अटेम्प्ट होगी, वन ऑफ दी बेहतरीन अटेम्प्ट होगी। थैंक यू। ठीक है, जी जी, आपका ये फर्स्ट और आपका ये आपका CRPC, ये आपकी बेहतरीन अटेम्प्ट होगी। इनको आपने 476 को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, उसके अलावा ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट को 499 को 203 ABC आपका ये CRPC का है। ठीक है, ये आपने इस एक सीक्वेंस के तहत ये बना के आना है, तो ये आपकी बेहतरीन अटेम्प्ट होगी। वो ये नहीं कहते CJ में कि आप पेजेस भर के आए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने जो भी लिखना है रेलिवेंट लिखना है और सफिशिएंट लिखना है। और सर ADPP में ADPP में आपको पास एक्सेप्शन है कि जो मर्जी जितनी मर्जी आप लिखते रहें। अगर आप एडिशनल भी लिख के आते हैं तो वो अच्छा समझते हैं, जबकि एडिशनल आप CJ में लिखते हैं तो वहाँ पे थोड़ी जी मिस्टेक आ जाती है, तो वो सारा क्रॉस कर देते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया जी, आगे आपका हम पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं जी। सर ये मैम के नीचे क्वेश्चन आया कि जो 22A है और 491 की जो पिटीशन है वो भी डायरेक्ट नहीं आती 491 और 22A 491 भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन कोड करते हैं। 22 से भी हम नहीं लिखेंगे, वो आपका पावर्स सेशन जज की नहीं है, वो जस्टिस ऑफिस की है, वो उसमें हम नहीं लिखेंगे। 491 आप मूव कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये जो 193 में ये लिखा हुआ है कि अनलेस द केस हैज बीन सेंट टू अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2, ये तो सर फिर डायरेक्ट तो ना हुआ, ये तो फिर इनडायरेक्ट ही नहीं हो गया कि वो। हाँ, ये उसमें जनरल रूल में आ रहा है ना कि वो एक्सेप्शन में मैंने नहीं लिखा,
एक्सेप्शन तो यही है, ठीक है ये नीचे एक्सेप्शन है, वो ठीक। उसके जनरल रूल की मैं बता रहा है। सर ये मेरा कंसेप्ट ये है, कैंडी से मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर नहीं सही है तो फिर बता दें। अगर मर्डर केस कोई आ जाता है तो पहले वो मैजिस्ट्रेट जो है वो 15 दिन का जो है वो रिमांड देगा, और फिर उसके बाद जो है वो केस जो है वो ट्रांसफर कर देगा सेशन कोर्ट को, इसी तरह ही है। हाँ जी, क्योंकि वो कॉग्निजेंस में जो है वो जो उसके जब केस जुडिशियल बनेगा तो फिर होगा ना, फिर चालान आएगा, चालान मजिस्ट्रेट के पास आएगा, तो मजिस्ट्रेट चालान उसका सेशन जज को रेफर करेगा। मतलब है चालान आने तक वो नहीं भेजेगा, चालान आएगा और फिर चालान भेजेगा। आएगा तो कॉग्निजेंस लेते हैं ना, चालान आता है तो कॉग्निजेंस लेते हैं, चालान आता है तो ठीक कॉग्निजेंस है लेते सर, हैं। ठीक आगे जी आपका ये पेपर ठीक हम डिस्कस करते हैं। पेपर्स आपके 80% सक्सेस आपकी पेपर्स में होती है, ठीक है। 80% आपकी जो सक्सेस होती है वो पास पेपर्स में से होती है। पास पेपर आपने लाजमी डिस्कस करने होते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये 2020 का है, जो कि एडीपीपी सिविल जज में हमने दिया है। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है कि जी आपका जिनका माइक ऑन है वो काइंडली सर माइक ऑफ कर दें। यहाँ पे वो कहता है कि हाउ प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन abscond इज मेड, कि प्रोक्लेमेशन का तरीकेकार बताया गया। अब जब भी आपने क्वेश्चन पेपर करना है, मतलब पेपर सॉल्व करना है, तो आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्या? पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट्स में कैसे? कि जो पहले आपका पार्ट क्या है, पहले आपने क्वेश्चन क्या देना है कि हाउ प्रोक्लेमेशन इज मेड। अब इसकी आपने कितनी हेडिंग बनेगी? इसकी आपकी 4 हेडिंग्स बनेगी। मेन हेडिंग 4 होंगी, उसकी सब हेडिंग आगे आ जाएंगी। पहली हेडिंग में आपने बताना है कि जी हाउ प्रोक्लेमेशन इज ऑफ अब्सकॉन्ड पर्सन मेड। ये आपने पहली हेडिंग में 87 को डिस्कस करना है, ठीक है। 87 को डिस्कस करना है। आगे कहता है व्हेन एंड हाउ प्रॉपर्टी ऑफ अब्सकॉन्डर इज अटैच्ड। ये दूसरा एक पार्ट है उस क्वेश्चन का। इस पे आपने 88 को डिस्कस करना है, सेक्शन 88, ठीक है। थर्ड वो पार्ट बता रहा है कि हाउ अटैच प्रॉपर्टी कैन बी रिस्टोर्ड। यहाँ पे आपने 89 को डिस्कस करना है। पहला 87 को, फिर 88 को, थर्ड में वो रेस्टोरेशन कैसे होती है वो 89 में डिस्कस किया गया है। फोर्थ क्या है? कहता है कि if what is remedy provided if application for restoration property is rejected। वो आपने देखा है 406 में, 406 पीपीसी, वो अपील आप फाइल कर सकते हैं। ये आपका ऐसे सिर्फ 4 एलिमेंट प्रोविजंस भी आपके कितनी होंगे? सिर्फ 4। क्या उनसे? 87, 88, 89 और 406, बस। उसके अलावा आपने सिविल जज का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यही डिस्कस करने हैं, इसके अलावा किसी को डिस्कस नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा किसी को डिस्कस नहीं करना, ठीक हो गया जी। आगे आप 806 पीपीसी का और सीपीसी का। सीआरपीसी मैडम, सीआरपीसी हम डिस्कस कर रहे हैं। जी जी 406 सीआरपीसी का सर आपने ये ग्रुप में सेंड किए हुए हैं 5 ईयर, किए ये जो हुए हैं आप मैडम डिस्कस कर जी, रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल किए हुए हैं। ये है मैडम कि अगर आपका सिक्योर 406, ये है कि आपका सॉरी 405 था, ये 405 कि अगर आपकी प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप उसके 89 की मतलब रिजेक्ट हो जाती है तो आप 405 के तहत अपील फाइल कर सकते हैं, 409 के तहत अपील मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गलती होगी, यहाँ पे जो चौथा है पार्ट की रेमेडी क्या होगी अगर आपकी प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन की रिजेक्ट हो जाती है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप 405 के तहत अपील मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। आगे कहता है 5 ये प्रपोजिशनल क्वेश्चन है सर जी। इसमें जो जो सेक्शन आपने बताए हैं ये कौन कौन से बताए हैं इस पूरे क्वेश्चन के लिए? मैडम ये मैं आपको इधर लिख देता हूँ। सर वो ना आवाज कट रही थी इसलिए मैं जरा दोबारा पहला आपका सेक्शन है 87, फिर 88, फिर
9, फिर 406 ये डिस्कस किया गया है। ए प्रोक्लेमेशन का तो सर अभी तो आपने 405 बोला है, फिर अब 405 406 कह रहे हैं। मैडम माजरत गलती हो जाती है इंसानों में। प्रोक्लेमेशन 405 है या 406? अटैच 405 मैडम सही लिखा हुआ है। उसके बाद रेस्टोरेशन, उसके बाद ये अपील, ये आपके सेक्शन है पहले में। ठीक हो गया। चलें जी आगे आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपका कि जी कैन अ पर्सन रिक्वायर टू execute a bond permitted to deposit a money fixed by court in lieu of bond if yes। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जी क्या वो बंदा अमाउंट की जगह बॉन्ड की जगह अमाउंट भी पे कर सकता है? क्या वो बंदा बॉन्ड की जगह अमाउंट भी पे कर सकता है? हाँ कर सकता है। वो आपका 539 है, 539 539 539 क्या कहता है कि वो आपका पर्सन बॉन्ड की जगह कर सकता है। हाँ लेकिन ये कि 513 नहीं है, सॉरी 513 होगा मैडम, बिल्कुल बिल्कुल 530। सर वो जैसे वर्ड पे आप लिख रहे थे ना एक क्वेश्चन के लिए प्रॉपर वो सेक्शन, उसके आगे वो सारा लिख रहे थे आप, कौन मैडम कौन वो सा मैं आएगा लिख सेक्शन, देता हूँ, वैसे जरा बनाए मैं वर्ड, लिख देता हूँ, वो बड़ा अच्छा तरीका है। मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये है आपका 513 के वो पर्सन जो है रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद मे एक्सेप्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ गुड बिहेवियर, मतलब जो एक का 106 में 107 में आ जाता है। डिपॉजिट आज सम ऑफ मनी, कि वो मनी भी जमा करवा सकता है। ठीक हो गया। ये आपका वो बता रहा है 113 तक। कहता है इफ यस इन व्हाट इन विच केसेस अंडर दी व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ। यहाँ तक एक क्वेश्चन है, आपने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जो जो पूछेगा वो आपने बताना है। यहाँ तक आपने सिर्फ 511 को डिस्कस कर 513 को डिस्कस करना है, 513 को डिस्कस करना है। ठीक हो गया। आगे कहता है व्हाट प्रोसीजर ऑन दी फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड इज अंडर द लॉ। फॉरफीचर ऑफ बॉन्ड का तरीकाकार कहाँ पे बताया गया है? 514 में। ये दूसरा चीज पूछी गई है, दूसरी हेडिंग। तीसरा कहता है टू होम अपील लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ट मजिस्ट्रेट अंडर 414। 414 में 514 में अपील जो की गई है वो कहाँ पे की जाएगी? वो आपने 515 के तहत आपका अपील लाइव की जाती है सेशन कोर्ट में। और वो कहता है कि कैन सच ऑर्डर बी रिवाइज? यस, वो रिवाइज भी हो सकता है। अब ये इसमें 5 चीजें बताई गई हैं। अब इसके मैं वर्ड में अगर लिखा होता तो फिर ज़्यादा आसानी होती। मैंने तो पिक्चर बनाई है। ये देखें, इसमें जो आपने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2020 CRPC क्वेश्चन नंबर 4 पेपर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन से डिस्कस किए गए? पहले 513, फिर 514, फिर आपका 515। ये क्वेश्चन सेक्शन डिस्कस किए गए हैं। बस सिर्फ आपने यही सेक्शन डिस्कस करने हैं और कोई नहीं करना, और कोई भी नहीं करना। ठीक हो गया, और कोई नहीं
करना। जी सर, ठीक है। ठीक हो गया? सर ये जो केसेस की बात की गई है उसमें केसेस पूछे हैं, तो इसमें कौन कौन से सेक्शन आएंगे? कौन से केसेस? सर ये वो सर ने उसमें वैसे ऊपर लिखा सिविल जज दो। ठीक है, नहीं, ये in lieu of executive sir, if yes, in which cases and under what provisions of law? ये केसेस तो फिर सर वो उसको गुड बिहेवियर वगैरह वो नहीं लिखना उसमें? कौन से? सर इन ये जो विच उसमें केसेस question एंड अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ लॉ? केसेस नहीं, बस वही आपने जी 500 जो है 13 का हवाला करना है बस। किन विच केसेस के में आपने बता देना है कि जी वो 513 का डिस्कस करना है, तो 513 में बताना है कि जी गुड बिहेवियर में आप पेमेंट नहीं कर सकते, बाकी सारों में आप पेमेंट कर सकते हैं, कैश दे सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है आगे सर, बस आपका यही सेक्शन आ जाता है जी इन व्हाट सर्कमस्टांसेस in which cases no appeal against the conviction lie under what and discuss the 415 summary proceeding। वो आपका कहता है कि किन केसेस में अपील लाई नहीं करती, वो आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। वो आपका कौन से क्वेश्चन में? 412 में अपील लाई नहीं करती, 413 अपील लाई नहीं करती, 414 अपील लाई नहीं करती, 414 ए इनमें भी अपील लाई नहीं करती। आगे आपने साथ 515 को 415 को डिस्कस करना है, बस सीधे सीधे हैं, यही डिस्कस करना है, इसके अलावा नहीं करना, इनके अलावा किसी को डिस्कस नहीं करना। ठीक हो गया जी, ये आपका है। आगे आपका आ जाता है नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको प्रपोजिशनल को क्वेश्चन आता है तो उसकी भी मैं आपको डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वही क्वेश्चन जो आपका कर रहे थे वो आज आ गया है कि जी सुपोदारी का, ये 2019 के पेपर है, ये 2019 के पेपर है। कहता है कि जी ए ड्राइवर ऑफ अ वैगन हैज अरेस्टेड for causing death of passerby due to rash and negligent driving, and wagon has been taken to custody by the police. How long police retain the custody of stolen at police station? अब एक चीज है कि पुलिस जो है कितनी देर तक वो कस्टडी रख सकती है। पुलिस उतनी देर तक कस्टडी रख सकती है जब तक उसको कोई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं आता। ऑर्डर कब? वो जो 516 ए के तहत आ सकता है या 517 के तहत भी आ सकता है। ठीक हो गया। आगे कहता है लेटर ऑन ओनर ऑफ वेगन who has not accused a person in the case applied to station for release of wagon but same was not released। ठीक है, आप उसके बाद वैगन का आया, उसने अप्लाई किया लेकिन उसको वो वैगन नहीं दी गई। ठीक है, हाउ वुड यू डील विद द मैटर इफ पिटीशन ऑफ सुपोदारी इज फाइल्ड बाय ओनर? कि अगर वो ओनर करता है तो आप उसको कैसे डील करते हैं? हाँ जी, ओनर को भी वो लीज दी जा सकती है। सुपोदारी जो है 2 पर्सन को दी जाती है, या सुपोदारी 2 पर्सन को दी जाती है। एक आपका होता है कौन? रियल ओनर, दूसरा लास्ट पोजेसर। इन दोनों को आप सुपुर्दारी दे सकते हैं। कि अगर कहता है कि जी आपके पास मैटर आता है तो हाँ आप रियल ओनर को सुपुर्दारी दे सकते हैं। ये दूसरी चीज। थर्ड वन क्या कहता है? थर्ड वन कहता है कि जी अगर मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट पास अ फ्रेश ऑर्डर इफ अर्लियर regarding order regarding the same is found by him to be released upon incorrect facts and unjust in the circumstances। क्या वो दोबारा फ्रेश ऑर्डर कर सकता है? यस, वो कर सकता है, वो आपका कर सकता है। अब इसमें जो बता रहे हैं वो वहां पे भी आपका जो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, वो आपका ये सर ये जो आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का, ये क्या पूछ रहा है कि अगर उसने अब एक ऑर्डर पास कर दी है फौजदारी का,
पहले आर्डर पास हो गया है, क्या वो दोबारा फ्रेश आर्डर पास कर सकता है? अगर उसको कोई लगता है कि जी पहले जो फैक्ट्स बताए गए थे वो ठीक नहीं थे, वो पहले मिसलीड करके एक सपोदारी ली गई थी। सपोज के आप ने एक मतलब कोर्ट को आके बताया कि जी मैं रियल ओनर हूँ, मेरे ये डॉक्यूमेंट्स हैं। बाद में पता चलता है कि जी रियल ओनर तो नहीं है, आपके जो डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड हैं, रियल ओनर तो है नासिर साहब और दूसरा वकास साहब आके जाते हैं। तो कोर्ट क्या फ्रेश ऑर्डर पास कर सकती है? हाँ, कोर्ट फ्रेश ऑर्डर पास कर सर वो सकती है। रिवीजन में होगी। कोर्ट ने अगर वो ऑर्डर कर दिया हुआ है, कोर्ट अगर अपना ऑर्डर पास कर चुकी हाँ है जी, हाँ जी, तो फिर वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कैसे कर सकती है? क्रिमिनल को कोर्ट के सर वो पास रिवीजन रिव्यू की में पावर्स जाएंगे। होती हैं। नहीं देखें कि वो आपका कह रहा है कि मजिस्ट्रेट जो है वो दोबारा वो कोई ऑर्डर पास कर सकता है जो कि उसको लगता है कि नहीं, दोबारा ऑर्डर पास करने तो सर मुराद यही है ना कि वो ऑलरेडी एक ऑर्डर पास कर चुका है। क्रिमिनल कोर्ट जब एक ऑर्डर अनाउंस कर देती है तो उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, वो अपने ऑर्डर को किसी भी सूरत में रिव्यू नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है 369 वाली, क्लरिकल मिस्टेक जो होती है उसको जो है वो करेक्ट कर सकती है। अदरवाइज क्रिमिनल कोर्ट के पास रिव्यू की कोई पावर्स नहीं होती। वो रिविजनल कोर्ट के पास यह पावर्स है उसकी, वो रिविजनल कोर्ट ही उस पे ऑर्डर करेगी, उसको रिवाइज करना तो रिविजनल कोर्ट रिवीजन ने फाइल होगी ना। नहीं यहाँ पे ऐसा है नासिर साहब कि अगर एक जो है ना कि अगर एक ऑर्डर पहले जो है उनको फैक्ट्स ही सही नहीं बताया गया कोर्ट को, ठीक है, और कोर्ट ने सुपरदारी दे दी है, तो देन अगर आप आके कोर्ट को बताते हैं कि ये है, ये रियल ओनर है, तो उस सूरत में वही मजिस्ट्रेट फ्रेश ऑर्डर पास कर सकता है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट सर वो ऑर्डर ऐसे नहीं फ्रेश होगा। ऑर्डर का पास कर सकता है नहीं, आपका नहीं उसमें। सर, अगर फैक्चुअल सर वो कंट्रोवर्सी भी है, हाँ, इनकरेक्ट फैक्ट की बुनियाद पे भी अगर आपने कोई ऑर्डर ले लिया है, अगर आपने इनकरेक्ट फैक्ट्स की बुनियाद पे भी कोई ऑर्डर ले रही है तो वो वाली कोर्ट उसको नहीं दोबारा ठीक कर सकती, सर वो उसको रिव्यू नहीं कर सर वो पहले सकती। रिवीजन में जाएंगे सेशन में, और सेशन कोर्ट जो है वो दोबारा जो है उसको मतलब वो सारा उस मामले को देखेगी सपुर्दारी में। अब जो सेशन में हो जाता है पावर्स है रिवीजन वो में। रिविजनल कोर्ट के पास है। अब जो क्रिमिनल लॉ में सर ये बेसिक लॉ है कि कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो है वो उसके पास रिव्यू की पावर्स होती नहीं है। अपने किए हुए ऑर्डर को कोई भी क्रिमिनल कोर्ट जो है वो रिव्यू नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ 369 पूरी सीआरपीसी में एक ऐसी प्रोविजन है जिसके तहत सिर्फ क्लरिकल मिस्टेक जो है वो किसी जजमेंट या ऑर्डर में वो जो है उसको जो है करेक्ट किया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी सूरत में जो है वो ऑर्डर को जो है वो रिव्यू नहीं किया जा सकता। सेम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकती अपने ऑर्डर को। तो सर हाई फोरम पे तो हो जाएगी ना, जो सेम कोर्ट में नहीं होगी। मैडम जी जी, जी मैम रिवीजन होगी। अपर कोर्ट रिवीजन जो है वो कर सकती है। हाँ जी, जब आप रिवीजन उसकी फाइल करेंगे तो रिवीजनल कोर्ट के पास सारी पावर्स है, वो कर सकती है। नासिर भाई यहाँ तो रिवीजन या रिव्यू वाली बात ही नहीं है। वो कहता है अगर एक दफा उस सपोर्टदारी उसके फाइल की गई तो वो कहता है यानी कि उसे अनजस्ट समझती है, उसको एप्लीकेशन वो वापस ले लेता है या एप्लीकेशन यानी डिस्पोज ऑफ कर दी आती है बीइंग अनजस्ट। हाँ, तो वो जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो वो फिर दोबारा जो है कोर्ट उसको कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं उस पर पास कर सकती। सेम कोर्ट जो है वो कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकती उस पर। अब अगर उसने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया हुआ है तो चाहे वो अनजस्ट है कुछ भी है, जब उसने ऑर्डर पास कर दिया, जजमेंट अनाउंस हो गई। चले दूसरा आपका मैं तो उसकी फर्क। हाँ जी, दूसरा जी जी आपका सर बोले आप। सेक्शन आपका दूसरा है ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि राइट ऑफ एक्यूज्ड गिवन considerable protection under the code of conduct, discussed the extent to which you consider to be accurate statement। एक्यूरेट स्टेटमेंट कि आपका जो राइट्स को जो कि आपकी उसको दिए गए हैं अक्यूज्ड को, ठीक है, इस कोड के तहत वो आप वो कह रहे हैं कि वो डिस्कस करें। आगे वो कहते हैं कि on discuss the extent to which you consider these to be accurate statement।
और वो कहता है कि कहाँ कहाँ वो आपके राइट्स जो है वो बिल को आपके समझते हैं कि वो राइट स्टेटमेंट है। सिंपली वहाँ पे आपने राइट्स ऑफ एक्यूज को डिस्कस करना है। ठीक है, जैसे वो आपका 342 का उसका राइट है कि वो उसका डिफेंस में लिया जाएगा, 340(2) का भी पूछा जाएगा, उसके अलावा बेल भी ले सकता है, उसके अलावा 24 घंटे में उसको पेश किया जाएगा। ये एक आपका एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे सर जो आपने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें वो रेलेवेंट प्रोविजन तो बता दें। एक तो वही रिवीजन होगी उसके 516 ए और 517, ये दोनों है। बस ये दो ही। हाँ, ठीक 516 ए और 517, 516 ए और 517। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 के वो कहता है कि जी ऑन सितंबर 2019 Aslam put in application under section 145 stating that there was a dispute regarding land between him and Riaz, who wanted to evict him forcibly, and dispute was likely to breach of peace. The day after the magistrate passed a preliminary order under 161 after several adjournment, when the case was taken up on 10/2015, ये आपका 1 महीने बाद, ठीक है, असलम वाज फाउंड absent। ठीक है, असलम ने ही प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाई थी 145 की, और असलम ही उस डेट पे absent था, and the absent, and accordingly magistrate dismissed the application in default. Whether the order dismissing the application is valid, express your opinion with the reason, also with remedies to the असलम अगेंस्ट द ऑर्डर। अब वो कहता है कि जी अगर वो एक कंप्लेंट मूव की है, कंप्लेंट मूव प्रोसीडिंग मूव की है 145 की, और उस 1 महीने बाद वो कंप्लेनेंट जो था, वो जो जिसने कंप्लेंट मूव की थी, प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाई थी, वो आपका absent था, तो क्या कोर्ट उसको डिसमिस कर सकती है? डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन, ठीक है, डिसमिस कर सकती है। यस, वो आपकी जो प्रोसीडिंग है वो डिसमिस कर सकती है, उसको मतलब जो है अदम पैरवी उसको खारिज कर सकती है कि अगर एक जो कंप्लेनेंट है वो नहीं आ रहा तो वो उसको डिसमिस कर सकती है। आगे कहता है एक्सप्रेस योर ओपिनियन विद रीजन एंड आल्सो एक्सप्लेन दी रेमेडीज व्हाट अवेलेबल टू अक्यूज्ड असलम अंडर दिस ऑर्डर। उसके तहत उसको क्या रेमेडी हासिल होगी, वो उस ऑर्डर के तहत रिवीजन फाइल कर सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले जब आपने करना है जो प्रेपोजिशनल क्वेश्चन है जैसे ये है, इसके आपने सबसे पहले फैक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद 4 हेडिंग्स होंगी इसमें। पहली आपकी हेडिंग होगी कि आपने फैक्ट्स लिखने हैं, दूसरी हेडिंग होगी आपने रेलिवेंट प्रोविजन लिखनी है, तीसरी